जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उस घर में अगर आप गार्जियन हो तो आपके पास अगर पैसा नहीं रहेगा ना, तो आपके घर में बहुत सारी दिक्कतें आएंगे और झगड़ा भी होता रहेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अगर जॉइंट फैमिली हो तो उसमें क्या होगा, पैसे ही मेन कारण हो जाता है। अगर ज़्यादा संपत्ति भी रहेगा तो वो भाग मतलब वो अपने आपस में वो लोग लेने के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो इसलिए क्या होता है, वो संसार टूट जाता है। तो वैसे ही मैं बोलने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे देश में इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया भूमिका पालन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन में इकोनॉमी कितना बड़ा भूमिका पालन किए थे, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन रहा, इकोनॉमी कैसा था फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। तो जितने भी हिस्टोरियंस फ्रेंच रेवोल्यूशंस के पहले इकोनॉमी को जितने भी लिखा है, हिस्ट्री बुक में लिखा है, उनमें से सबसे ज्यादा नाम जिसका आता है उनका नाम है एल्बर्ट गुडविन। तो द फ्रेंच रेवोल्यूशन करके इनका एक बुक है। इस बुक का कुछ कोड अनकोड आज हम बात करेंगे, उससे हम पता करने की कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में पैसा मतलब इकोनॉमी कितना भूमिका पालन किए थे। तो आते हैं कि फ्रेंच, ऐसा कहा गया है, गुडिन अपने बुक में बोलते हैं कि जो ट्रेजरी था, फ्रांस का जो ट्रेजरी था, वो ट्रेजरी एक तरह से पूरी पूरा खाली हो चुका था उस वक्त 1789 में। कैसे कैसे खाली हुआ, अब एक एक करके अब हम आते हैं। तीनों राजा का नाम लुईस द 14, लुई द 15 एंड लुई द 16। ये तीनों राजा में से पहले जो राजा हैं लुई द 14, इन्होंने शुरुआत की ऐसे ऐसे युद्ध में, इन्होंने पैसा लगाना शुरू किए जिसका फायदा फ्रांस को नहीं मिला। दूसरे लुई द 15 के दौरान जो 7 इयर्स का जो बैटल हुआ था उसमें फ्रांस ने पार्टिसिपेट किए थे। उसमें फ्रांस का कुछ भी बेनिफिशन माने कुछ भी बेनिफिट फ्रांस को नहीं मिला था। और लुई द 16 जब इन्होंने ये जब सिंहासन संभाले थे, इनके दौरान एक अमेरिका स्वाधीनता जो संग्राम मतलब फ्रीडम स्ट्रगल वहां पर अमेरिका में चल रहा था, तो फ्रांस ने वहां पर इन्वॉल्वमेंट समझा कि वहां पर उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो उसमें बहुत ही गलती कर दी, क्योंकि ऐसे देश का इकोनॉमी बहुत खराब था और इसके चलते फिर उन्होंने वहां पर भी पार्टिसिपेट कर दिए। तो लुई द 16 के एक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तुर्गो, उन्होंने बोल दिए थे कि अगर आप एक भी कमान दागेंगे तो फ्रांस का जो इकोनॉमी है पूरी तरह से टूट जाएगा, आप उसमें मत जाइए। लेकिन लुई द 16 ने नहीं सुना था, ऐसा कहा गया है। गुडविन बोलते हैं कि अमेरिका जो फ्रीडम स्ट्रगल वहां पर फ्रांस ने जिस तरीके से सेना भेजे थे, इतने इतने पैसे बर्बाद कर दिए, टोटल 200 करोड़ लिब्र ये खर्चा आया था। और पता है ये जो खर्चा हुआ था, ये पूरी तरह से ये इतना सारा सेना का सैलरी, इतनी सारा जो जितने भी जिस तरीके का जो अस्त्र शस्त्र होते उनका उसका जो खर्चा, ये फ्रांस ने हर राजा 14th हो, 15th हो, 16th हो, हर राजा ने क्या क्या बाजार से ज्यादा मतलब पैसे पैसे देंगे, इसकी वजह से उन्होंने पैसा उठाया था मार्केट से। मतलब गवर्नमेंट ऋण लेते हैं ना, वो बैंक से लोन लेते हैं ना, उसी तरीके का मार्केट से पैसा उठाए थे। और बोला गया कि एक परिसंख्यान ऐसा दिया गया है कि जो 1789 में फ्रांस की अगर टोटल कंट्री का जो खर्चा है 63 करोड़ लिब्रो, इनमें से 31 करोड़ 80 लाख रुपीस सिर्फ वो जो पैसे उठाए थे मार्केट से फ्रेंच गवर्नमेंट ने, उसको देते देते खर्चा हो गया। आप देख लो, 63 करोड़ लिब्रो में से 31 करोड़ 80 लाख लिब्रो आपको अगर मार्केट में रिटर्न देना पड़ रहा है,
तो मतलब जो पैसे आप उठाए थे उसका जो सूद बोलते हैं ना हम लोग, वो इंटरेस्ट देने में इतना खर्चा हो गया। आप बताओ राष्ट्र की जो ट्रेजरी होता है वो कैसे चलेगा। एल्बर्ट गुडविन और एक मुद्दा उठाए हैं कि फ्रेंच की जो ट्रेजरी है वो बर्बाद होने की एक कारण उन्होंने सामने लाए। ये द फ्रेंच रेवोल्यूशन बुक में ये बताते हैं कि 14th, 5th लुई द 14, लुई द 15, लुई द 16, ये जो राजा थे इनका जो रहने खाने पीने का ढंग मतलब स्टाइल, और ये किसी भी चीज में कमी नहीं किए। मतलब ये पैसा आए ना आए इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, जो जितना मर्जी आए पैसा इन्होंने बर्बाद किए, खर्चा किए। ऐसा कहा गया है जो वर्साइल प्रासाद था जहां पर राजा लोग रहते थे वहां पर टोटल लोग जो कर्मचारी रहते थे इनका संख्या था 18,000, और इनमें से राज दरबार के अंदर 16,000 कर्मचारी को इन्होंने रखा था। तो उनका सैलरी, उनका रहने खाने पीने का सब बंदोबस्त इनको ही करना था। तो अब सोच लो कि किस तरीके का पैसा बर्बाद हुआ। अब आते हैं कि ये जो लुई द 16 के जो वाइफ थे मरी अंटोइनेट, ये इनके बारे में ये कहा गया है कि 500 लोग इनके सेवा में निवृत्त रहते थे सारा दिन, 500 लोग। अब बताओ कोई रानी को 500 लोग अगर आसपास हर वक्त उनके साथ रहते थे। उनके बारे में ये भी कहा गया है कि जो भी ड्रेसअप पहनते थे एक बार के बिना दूसरी बार नहीं पहनते थे, खाने पीने का बहुत शौकीन थे। मतलब एक तरह से इतना खर्चा सब फ्रांस की जो ट्रेजरी है वहां से उठाना पड़ा। आप समझ लो कि एक साइड युद्ध, एक साइड में राज दरबार में खर्चा, और एक तरह से पूरी तरह से मतलब हर साइड से ये बर्बाद हो गया था। फ्रांस की ट्रेजरी पूरी तरह से खाली हो चुका था। दूसरा जो इकोनॉमिक कारण ये ऐसा कहा गया है कि वहां पर जो टैक्स सिस्टम था वो टैक्स सिस्टम में बहुत ही डिफरेंस था। इसकी वजह से फ्रांस में ये रेवोल्यूशन आया था। कैसे, ये हिस्टोरियंस लोग बताते हैं कि हम लोग ऐसे ही, पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि फ्रांस की जो सोसाइटी है मिनिमम दो तरह की है। एक है जो फैसिलिटीज लेने वाला, दूसरा है जिसको फैसिलिटीज नहीं मिलता था। फैसिलिटीज लेने वाला कौन सा कम्युनिटी थे, वो जाजक थे, और जो हाई क्लास जो मतलब अभिजात श्रेणी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, मतलब हाई क्लास पीपल, ये फर्स्ट एस्टेट सेकेंड एस्टेट वाले, ये लोग कभी भी टैक्स नहीं देते थे, लेकिन गवर्नमेंट के सब फैसिलिटीज से लेते थे। जितने तरह की फैसिलिटीज होता है गवर्नमेंट का सब लेते थे, लेकिन टैक्स नहीं देते थे। जमीन इनके पास था, और ये जाजक लोग तो और भी फैसिलिटीज लेते थे। और तो ऐसा कहा गया है कि 96% जो टैक्स गवर्नमेंट के पास आता था वो आता था थर्ड एस्टेट से। थर्ड एस्टेट में कौन कौन रहते थे? जनरल पीपल, ये बड़े लोगों को छोड़ के बाकी सब, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो कारखाना का श्रमिक हो, चाहे वो छोटे छोटे कारखाना के मालिक हो, जितने भी, किसी का जमीन हो किसी का जमीन नहीं हो, और सबसे ज्यादा परसेंटेज वाले फार्मर्स, किसान, जिसके तादाद ऐसा कहा गया है कि 80% लोग थर्ड एस्टेट के वो किसान थे। तो ये लोग 96% टैक्स देते थे, और जो लोग लेने वाले मतलब जाजक और अभिजात श्रेणी वो ओनली 4% कंट्रीब्यूशन करते थे फ्रेंच इकोनॉमी में उस वक्त। एक तरह से ये समझ लो कि कहानी किस हद तक बुरी तरह से मतलब एक सिचुएशन बन चुका था कि सब कुछ थर्ड एस्टेट को ही देना है। तो एक तरह से मतलब इतना खराब सिचुएशन फ्रांस में 1789 में पहुंच चुका था कि उससे बाहर आना बहुत मुश्किल था। जो फार्मर्स है, किसान है, उनके बारे में ये कहा गया है, क्योंकि मैंने अभी बोला 80% जो फार्मर्स थे वो वही मतलब थर्ड एस्टेट के जो 80% लोग थे वो फार्मर्स थे, किसान थे, और इन किसान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा था। ये स्टेट मतलब फ्रांस जो राष्ट्र और जो जमींदार थे, और जो जहां पर वो गिरजा हुआ करता था, ये लोग इनसे टैक्स लेते थे, अलग अलग टैक्स, सब टैक्स इनके ऊपर ही लिया जाता था। जैसे लैंड टैक्स हो गया। लैंड टैक्स मीन्स ये जहां पर रहते थे घर बार
बना के रहते थे इनके ऊपर टैक्स लाया। इस टैक्स को बोला गया कि तेल, और जो कैपिटेशन मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है जमीन में उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, इसको बोला गया कैपिटेशन। एड्स करके बोला गया है कि ऐसे ऐसे कहा गया है कि मीटिंग में जैसे आयकर हम लोग बोलते हैं कि जैसे आजकल हम लोग देते इनकम टैक्स, ये वेटिंग में है। और जो अभी हमने जो बोला एड्स करके, जो वो तमाक और जो दारू बनता था उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था, और नमक के ऊपर भी गैबल टैक्स लगा गया था। और इसके अलावा जो रास्ता होता था उसमें नया रास्ता बनाना, और जो भी रास्ता है अगर खराब हो जाता तो उसको रिपेयर करना, उसके लिए भी ये जो किसान है इनको फ्री सर्विस देना पड़ता था। इस टैक्स का नाम बोला गया है कर भी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है तुम लोगों के एग्जाम में, जो भी स्टूडेंट्स लोग देखोगे इस वीडियो को तो वो खाता में लिख लेना है तुम लोगों को। ये सब टैक्स का एग्जाम में आता है, चाहे वो आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या जॉब के रिलेटेड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, सब में ये क्वेश्चन आता है। तो एक तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर जो टैक्स वो किसान के ऊपर, थर्ड स्टेट के ऊपर ही लिया जा रहा है। और एक बात इकोनॉमी को जब देखा गया कि ऐसा है कि जो ट्रेड से पैसा आते थे, मतलब ट्रेड से, एक तो हम लोग जानते हैं कि ट्रेड से बहुत सारे पैसे आते हैं गवर्नमेंट को टैक्स के हिसाब से। लेकिन उस वक्त फ्रांस की हालत इस तरीके से खराब हो चुका था, जो टैक्स कलेक्टिंग करने वाला ऑफिसर्स था ना, वो सब एक तरह से करप्टेड हो चुके थे। आप और गवर्नमेंट का जो टैक्स कलेक्शन पॉलिसी उसमें भी बहुत सारे गलती थे, और इनके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया जाता था। और ये लोग कहते थे कि टैक्स तो लेते थे, मान लो कि कहीं बाजार या कहीं बाहर से कोई जहाज आया और यहाँ से टैक्स लिए, और जो मतलब वाटर टैक्स हम बोल रहे हैं, तो उस टैक्स का पैसा कहाँ जमा करना था, ट्रेजरी में जमा होना चाहिए था। लेकिन ट्रेजरी में पहुंचते ही नहीं थे, तो कहाँ जाते थे, इनके पॉकेट में चले जाते थे। मतलब जो रेवेन्यू कलेक्टिंग, मतलब वो जो वाटर टैक्स कलेक्टिंग करने वाले जो ऑफिसर्स होते थे, मतलब एक तरह से ये इतने करप्टेड थे, फ्रांस की हालत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। इसीलिए फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने कहा है, म्यूजियम ऑफ इकोनॉमिक एरर्स, एक ऐसा मतलब गलती भरा म्यूजियम, जैसा हम लोग बोलते हैं कि गलती भरा एक सिस्टम पूरी तरह से इकोनॉमी में इस तरीके का। ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में आता है कि म्यूजियम्स ऑफ इकोनॉमिक एरर्स, ये फ्रांस के बारे में किस अर्थनीतिविद ने बोला था, तो इसका आंसर होगा एडम स्मिथ। अब आते हैं तीसरा जो कारण पूरी तरह से इकोनॉमी बर्बाद होने के पीछे स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं कि नेचर ने भी फ्रांस के साथ नहीं दिया था। कैसे? क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 18th सेंचुरी में फ्रांस में बहुत ही बुरी तरह जनसंख्या बढ़े थे। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोग सब जानते, जिस देश में ज़्यादा जनसंख्या बढ़ते रहेगा, अगर इनकम सही नहीं रहेगा, इकोनॉमी ठीक नहीं है, तो वो उस देश का हालत बहुत ही खराब हो सकता है। तो 1789 में फ्रांस में ऐसा बताया गया कि मतलब 2.5 करोड़ की जनसंख्या हो गया था, जो बहुत ही ज़्यादा था। उनका जो प्रोडक्शन है उसके लेवल से ये जनसंख्या बहुत ही प्रेशर वाला था। और 1788 में महामारी लग गया था, तो वहाँ पर सूखा पड़ने के कारण बहुत सारे ये बाढ़, सूखा, एक तरह से ये जो नेचुरल कैलेमिटीज़ बोला जाता है, तरह तरह का नेचुरल कैलेमिटीज़ वहाँ पर हुआ, और इसके चलते वहाँ पर प्रोडक्शंस में बहुत ही कमी दिखे गई। और इसके चलते क्या हुआ, 60 to 65% का जो दाम है खाने पीने के जो सामान है, तो उस क्रॉप्स का वो दाम बढ़ गया, खाने पीने का सामान का वो 60 to 65% बढ़ चुका था। लेकिन अगर हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, मान लो कि आजकल अगर सिचुएशन होता, तो अगर मतलब मान लो कि डेली खाने पीने का सामान का अगर उसका जो दाम है बढ़ रहा है, अगर सैलरी भी सही तरह से बढ़े, सैलरी मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो आप कारखाना में काम कर रहे हो, मतलब डेली वेजेस में काम कर रहे हो, तो उनका अगर सैलरी भी बढ़ता है तो ठीक है, फिर बैलेंस रहेगा। लेकिन ऐसा कहा गया है खाने पीने का सामान का जो बाजार दर है उसका 60 to 65% बढ़ चुका है, लेकिन जो सैलरी है
केवल मात्र 22% बढ़ा था। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे जनरल पीपल, थर्ड एस्टेट के जो लोग थे, कैसे अपना घर चलाते। मतलब घर चलाने के लिए भी लायक भी नहीं ये बचे थे। मतलब खाने पीने के लिए मारा मारी हो चुका था, रोटी के लिए फ्रांस में मारा मारी हो रहा था। स्पेशली सबसे ज्यादा प्रेशर पड़ा था गांव में। गांव में बहुत सारे लोग, खाने पीने का सामान नहीं है इसलिए शहर की तरफ आ रहे थे, टाउन में आ रहे थे। एक तरह से आप पूरी तरह से इकोनॉमी टूट चुका था। लुई द 16 ने 4 मंत्रियों को नियुक्ति दिए थे, अर्थ मंत्री को, ये सिस्टम को ठीक करने के लिए। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये चारों अर्थ मंत्री लुई द 16 को ये सलाह दिए थे कि आप जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट है उनके ऊपर टैक्स डालिए। इससे बचने का शायद इससे और तरीका और कुछ नहीं है। लुई 16 का हालत बहुत खराब था। लुई 16 कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट के ऊपर उनका वो जो पकड़ था वो पकड़ नहीं था। और लेकिन हालत इस तरह से बिगड़ चुका था कि थर्ड एस्टेट के लोग इस तरह से रास्ते में आ चुके थे, विद्रोह शुरू हो चुका था। तो इन्होंने एंड में स्टेट्स जनरल के अधिवेशन बुलाना पड़ा 175 ईयर्स के बाद। तो स्टेट्स जनरल जिसका अधिवेशन बंद कर चुके थे। तो ये आईन सभा है जहां पर लॉ तैयार होता है। तो इसको टैक्स में, क्योंकि ये फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट के ऊपर टैक्स मतलब टैक्स इम्पोज करना है, इसी की वजह से इन्होंने ये अधिवेशन बुलाए थे। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट। और जो थर्ड एस्टेट के लोग थे वो चाहते थे कि जो हेड वन हेड वन वोट, तो ये मांग कर रहे थे। बस अधिवेशन पूरी तरह से सफल नहीं हुआ और इसी के बाद ही शुरू हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की तुम लोगों को समझाने की कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले इकोनॉमी कैसा था और इकोनॉमी कितना वजह बन चुका था फ्रेंच रेवोल्यूशंस के लिए। तो हर वक्त की तरह इस बार भी बोल रहे हैं, तुम लोग बुक पढ़ो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन तुम लोगों को बुक से मिलेगा। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बार बार देखो तो तुम लोगों को समझने में भी बहुत सारी मदद जरूर मिलेगी। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।